May I come in, sir? आइए आइए, Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, sir. अपने बारे में कुछ बताएंगे दिव्या? सर मेरा नाम दिव्या है। मैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपने डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज से की है और पिछले वर्ष यूपीएससी में मैं भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुई हूँ। और मेरी इस दिनचर्या के कुछ बेस्ट मोमेंट में से है अपनी मम्मी से बातें करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना और घूमर डांस में मेरी रुचि है। अच्छा, तो पुलिस सेवा आपने ज्वाइन कर ली है ऑलरेडी? हाँ सर, ज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी मैं लीव पर हूँ। ईओएल लेकर यस आए सर, हैं, ईओएल तो पे। अगले साल ट्रेनिंग पे दोबारा जाएंगे? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा है। तो 2 इंटरव्यू अटेम्प्ट आपके हुए हैं, 2 बार इंटरव्यू दिए? दिस इज सेकंड। दिस इज सेकंड। चलो, फैंटास्टिक। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स बीएससी आपने उसमें किया है, यस साइंस सब्जेक्ट्स में, लेकिन आपने हिंदी लिटरेचर ले लिया यूपीएससी पेपर के लिए। यस सर। तो वो क्यों? सर एक्चुअली हिंदी मातृभाषा रही है, मैं उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल भी हूँ। अच्छा। और दूसरा सर, हिंदी मैंने कॉलेज तक पढ़ी है। हमारे तक एमडीयू पढ़ी के सिलेबस में सर हिंदी बीएससी में भी होता था एक सब्जेक्ट। अच्छा, तो इस वजह से, और फिर मैंने सिलेबस देखा यूपीएससी का तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो सर सारे फैक्टर्स की वजह से अच्छा, मैंने। उसकी वजह से आपने Yes, हिंदी sir. ले लिया। हिंदी के बारे में कुछ बताएंगे? किसी ऐसी शख्सियत के बारे में बताएंगे हिंदी की यस सर। जिसको गद्य लिखने में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला और पद्य लिखने में ज्ञानपीठ मिला, श्रृंगार रस में पद्य लिखने में ज्ञानपीठ मिला अवार्ड, और भी कई और दूसरे तरीके के पद्य लिखने में उनको और भी कई सम्मान मिले, स्टेट के और उसके नेशनल लेवल के। किसी ऐसे शख्सियत का नाम बताएंगे हिंदी लिटरेचर में? सर आधुनिक काल में या सर? आधुनिक, अब ज्ञानपीठ वगैरह तो आधुनिक में मिलेगा ना, पुराना तो। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। तो एक ऐसे शख्स हैं जो मैं हिंट देता हूँ, जिन्होंने श्रृंगार रस में भी बहुत नाम कमाया लिख के, वीर रस में बहुत नाम कमाया, वीर रस में तो बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया, और उसके बाद में गद्य लिखे जिस पे उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिल गया। इंडियन कल्चर के ऊपर गद्य लिखा, प्रोज लिखा। दिनकर जी। हाँ, दिनकर। यस सर। दिनकर के बारे में कुछ बता सकते हैं? हिंदी लिटरेचर में आपके सिलेबस में है? यस सर। सर दिनकर जी ने बेसिकली जो श्रृंगार रस पे लिखा है वो उर्वशी लिखा है। और सर जो उनकी ओजरस की कविताएं हैं उसमें एक रश्मि रथी है जो बेसिकली करण के ऊपर है, और एक उन्होंने सर कुरुक्षेत्र लिखा है जिसमें सर भीष्म पितामह और सर युधिष्ठिर के बीच का वर्णन है युद्ध की समस्या को लेकर। तो उनमें बेसिकली उन्होंने अपना मानव दर्शन और युद्ध दर्शन प्रतिपादित किया है। तो उन्हें रिबेलियस कवि क्यों कहा जाता था? सर क्योंकि वो ओज के कवि थे। बेसिकली वो रिबेलियस इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो अहिंसा के साथ साथ हिंसा को भी स्वीकार करते थे। मानवता की भलाई के लिए जहाँ हिंसा की ज़रूरत है वहाँ हिंसा को भी स्वीकार करते हैं। चलिए, आप बहुत अच्छे। तो अब ये बताइए कि हरियाणा के अंदर यस सर विमेन के स्टेटस के ऊपर आप कुछ कमेंट करेंगे? क्या है? सर हरियाणा डेवलप्ड स्टेट है और वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है कंट्री का, लेकिन हमारा सेक्स रेशियो सबसे पुअरेस्ट है, लगभग सर 879 के अकॉर्डिंग है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी सर पिछले जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लागू हुआ है और गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स आई हैं, तब से हमारा सर सेक्स रेशियो 932 हो गया है, जबकि गवर्नमेंट ने 935 का लक्ष्य रखा था। और सर महिलाओं का सर सेक्स रेशियो इतना कम होने का कारण ये है कि सर वहाँ पे डेवलप्ड स्टेट है, इसलिए मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल थी कि सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन बहुत ज़्यादा हो गई उस एरा में। इस वजह से चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत कम है। लेकिन सर ऐसा नहीं है कि स्थितियाँ वैसी ही हैं, अब लगातार बदल रहा है। जैसे स्पोर्ट्स में सर हमारी महिला खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया है, गोल्ड मेडल तक जीता है, तो अब सर लगातार परिस्थितियाँ सुधर रही हैं। नहीं, स्पोर्ट्स में इतने आगे आने के बावजूद भी वुमेन का स्टेटस जो है वो उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है? क्योंकि अभी भी अगर आप कोई लेडी वहाँ पे अपनी इच्छा से शादी करना चाहे किसी दूसरी जाति या समाज के उससे, तो अभी भी उसको मारने को तैयार हो जाते हैं, कुछ वो नहीं है अभी भी। तो उसके बारे में सर इसका एक कारण पैट्रियार्की है जो सर वुमेन्स को सेकेंडरी मानती है, और दूसरा सर हरियाणा
में जो खाप पंचायत का रोल है ये सर बहुत बड़ी भूमिका निभाता है सर, कि इंटरकास्ट मैरिज और सर एक गोत्र में विवाह नहीं करने देते, तो सर ये लीगल नहीं है और लगातार गवर्नमेंट इन पे सर कर्ब कर रही है, लेकिन फिर भी सर खाप पंचायत का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। फिर भी खाप पंचायत को रोक नहीं पा रहे, क्योंकि जब सर मर्जी कुछ होती है उठ के बैठ जाते हैं वो। सर कुछ हैं, लेकिन अभी लगातार खाप पंचायत का सर सिर्फ नेगेटिव रोल ही नहीं है, कुछ पॉजिटिव रोल भी है। क्या पॉजिटिव रोल है, कुछ गिनाएंगे? सर एक तो पॉजिटिव रोल उनका ये है कि सर डोवरी को लेके, हिसार की खाप पंचायत है, उन्होंने सर 1 रुपये डोवरी का ऐलान किया है कि सब लड़के अपनी शादी में। और दूसरा अभी सर जो खिलाड़ियों वाला ये सर प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें सर उन्होंने खिलाड़ियों को सपोर्ट किया है कि अगर आरोप ऐसे सिद्ध होते हैं तो हम उनका साथ देंगे। तो ये कुछ सर उदाहरण। ये जो खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है, ये क्या समझते हैं आपके? कुछ बात चल रही है इस तरह की, मीडिया में आ रही है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि यूपी के लोगों का कब्जा हो गया था, जबकि रेसलिंग जो है वो मोस्टली हरियाणा के लोग करते हैं, तो उसमें पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या जेन्युइन कंप्लेंट है आपके विचार में? सर अभी खिलाड़ियों ने ऐसा आरोप लगाया है, इसके लिए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने मैरी कॉम जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई है, लेकिन जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हम ये नहीं कह सकते कि सर कहाँ फॉल्ट है। तो कुछ भी नहीं कह सकते। यस सर। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू। दिव्या, स्वागत है तुम्हारा। ये हिंदी साहित्य मेरा भी प्रिय विषय रहा है और मैंने सिविल सर्विसेज बहुत साल पहले हिंदी साहित्य लेके ही किया था। ओके सर। तो तब 2 ऑप्शन हुआ करते, तो ये मेरा एक प्रिय टॉपिक रहा। आप हिंदी साहित्य के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उसके बारे में कुछ आप? सर जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने सर कविताएं भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं, और सर उनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य भी है जो सर कामायनी है। और कामायनी का थीम क्या है? सर कामायनी में बेसिकली मनु और श्रद्धा की कहानी है। मनु को सर मानव का पूर्वज बताया गया है, जिससे सर मनु और श्रद्धा ने मिलकर मानवता का निर्माण किया था, पूरी सभ्यता का। छायावाद के और कौन से मुख्य कवि हैं? सर छायावाद में 4 कवि हैं, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, सुमित्रा नंदन पंत तो जयशंकर प्रसाद से काफ़ी भिन्न है, अलग है, तो फिर भी वो छायावाद में आते हैं। जी सर। कैसे, वो क्या है? सर छायावाद में बेसिकली रोमांटिक, छायावादी कवियों को रोमांटिक कवि कहा जाता है, तो निराला जी प्रगतिवाद में भी शामिल होते हैं और छायावाद में भी शामिल होते हैं। जहाँ जब सर वो जूही की कली लिखते हैं तो उनको छायावाद में शामिल किया जाता है, और जब सर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर ऐसी कविताएं लिखते हैं तो वो प्रगतिवाद में शामिल होते हैं। अच्छा, ये हिंदी के बारे में एक और बहुत भ्रांति है लोगों के मन में, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है, जो हिंदी नहीं बोलते, हिंदी भाषी हैं, वो कहते हैं कि हिंदी में जो ये जेंडर का जो डिफरेंस रहता है, आता है, आती है, जाता है, जाती है, इसमें कोई तर्क नहीं है। आपको सब समझना ही है कि ये भी कोई जो वस्तु है वो पुल्लिंग के नाम से उसको संबोधित करेंगे या स्त्रीलिंग के नाम से संबोधित करेंगे, तो क्या कहना चाहते हैं आप इसका? सर हिंदी की जब मानकीकरण की प्रोसेस शुरू हुई तो और सारे व्याकरण के कारक तो मानक बना गए, लेकिन सर लिंग जो है उसमें अभी सर मानकता पूरी स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच पाई है। बेसिकली स्त्रीलिंग जो है सर उसको ऐसे माना जाता है कि कुछ प्रत्यय जैसे हैं, नी जिनके लास्ट में है, ई जिनके लास्ट में है, आइन जिनके लास्ट में है, इया जिनके लास्ट में है, उनको बेसिकली स्त्रीलिंग माना जाएगा, और जो बचे हुए हैं उनको पुल्लिंग माना जाएगा। तो सर ये एक समस्या है अभी भी। चलिए, जो हिंदी तो आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो पहले बात हो गई। अब ये मुझे बताइए, एक बार दूसरे विषय पर आऊँगा। जी सर। आपने ये देख रहे हैं हम अपने आसपास के यूएसए जो है उसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी स्थिति में नहीं है इस टाइम। इन्फ्लेशन का रेट बढ़ रहा है। यस सर। और महंगाई बढ़ रही है, और उनकी ग्रोथ रेट जो है, विकास दर भी कम हो रही है, पर उसके बावजूद भी डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? सर कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से सर उनकी अर्थव्यवस्था, मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन आया है, तो यूएस की अर्थव्यवस्था में भी। लेकिन सर डॉलर के बढ़ाव का एक कारण ये हो सकता है कि सर यूएस फेड ने अपनी रेपो रेट कम कर दी है, जिस वजह से सर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगी तो लगातार सर डॉलर की मांग बढ़ेगी, और डॉलर सर एक हार्ड पावर है, हार्ड करेंसी है। इस वजह से लोग उसे स्टेबल समझते हैं और लगातार इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की
मांग बढ़ती है, शायद इस वजह से सर। तो अभी हिंदुस्तान ने कुछ दूसरे देशों के साथ रुपए के साथ व्यापार करना शुरू किया है। यस यस सर। तो इसका क्या लाभ मिलेगा हमको, और क्या रुपया कभी इतना बड़ा बन सकता है कि डॉलर या यूरो के मुकाबले खड़ा हो सके? सर अभी जैसे भारत ने रशिया के साथ रुपए रूबल ट्रेड शुरू किया है सर, एग्रीमेंट किया है, तो सर इसका फ़ायदा हमें ये हो सकता है कि सर इंटरनलाइजेशन ऑफ रुपी, सर हमारी रुपी करेंसी है वो डॉलर में अगर फ्लक्चुएशन आते हैं तो सर हमारे मार्केट में इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि सर हमें ऑयल इंपोर्ट करना होता है, उसके लिए डॉलर की ज़रूरत होती है। अगर हम हमारा ट्रेड रुपी में करेंगे तो सर ज़्यादा स्टेबल होगा और हमारा फिजिकल डेफिसिट शायद कम हो। और सर संभावना के स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि शायद लगातार हमारे एक्सपोर्ट्स की मांग बढ़ेगी और हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ेंगे, तो सर संभावना है कि भारत का रुपया सर, हम सर इसको पॉजिटिव मान सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिस्टर मुखर्जी कौन है? मुखर्जी नगर जिनका बना हुआ, मिस्टर मुखर्जी कौन थे? सर मैं एग्जैक्ट तो नहीं जानती, लेकिन संविधान सभा वाले जानते हैं, डॉक्टर HC मुखर्जी, लेकिन मुझे ही नहीं पता ये वो ही है या अलग है। निम्बी क्या होता है? निम्बी सर निम्बी एक्चुअली मेरे गांव का नाम है, हमारे वहाँ सर पहले नींबू के पेड़ बहुत ज़्यादा थे, तो सर इस वजह से। जब देहात में मैंने देखा है कि गाय आकर के रात को आके गाय खेत चर जाती हैं जी सर। और लोग पूरी पूरी रात जागते हैं अपने खेत को बचाने के लिए, तो बड़ी भारी समस्या है। तो इसका क्या हल आपको दिखाई देता है, क्या किया जाए? इसके लिए सर 2 स्तर पर कार्य किया जा सकता है। एक तो सर जो खेत हैं उनकी फेंसिंग की जा सकती है, जैसे बाड़ लगाते हैं जिस वजह से, लेकिन सर इसका जो स्थायी सॉल्यूशन है वो ये है कि जितनी भी गायें हैं सर उनके लिए गौशाला बनाई जा सकती हैं, ताकि उनको सर चारे की उपलब्धता हम वहीं करा तो सकें। कौन बनाएगा, कौन चलाएगा? सर इसके लिए तो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को शुरुआत करनी पड़ेगी, उसके बाद सर जो गांव वाले लोग होते हैं वो सहयोग करते हैं। आपको लगता है सरकार गौशाला चला सकती है? सर शुरुआत कर सकती है। अच्छा, खैर, सीरियस फ्रॉड किसको कहते हैं? जैसे ये अभी अडानी का Yes, कुछ चल sir. रहा है। यस सर। सर ये बेसिकली स्टॉक मैनिपुलेशन को लेकर है। अगर इसको सीरियस फ्रॉड कैटेगरी में गिना जाए तो कितनी मात्रा के ऊपर इसको सीरियस फ्रॉड में गिना जाता है? सॉरी सर, टेक्निकली 100 करोड़ के ऊपर हो जाए तो सीरियस फ्रॉड कहते हैं। ओके सर। अच्छा, गिग इकोनॉमी क्या होती है? सर गिग इकोनॉमी ऐसी होती है जिसमें सर एक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर और सर जो वर्कर होते हैं उनके बीच में एक अनुबंध होता है और अनुबंध आधारित ही कार्य होता है सर। तो इसके 2 पॉजिटिव बताइए, 2 नेगेटिव बताइए। सर पॉजिटिव ये है कि पॉजिटिव सर इसका एक ये है कि इससे सर सर्विसेज है उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि सर जो एम्प्लॉयर है उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा पॉजिटिव सर ये हो सकता है कि हम एक बड़ी संख्या में सर लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवा सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है। और सर इसका नेगेटिव ये हो सकता है कि जो गिग वर्कर्स होते हैं उनके पास सर सोशल सिक्योरिटी की कमी होती है, उनके शोषण की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। और दूसरा सर ये हो सकता है कि जो सर वर्कर उसमें काम करते हैं उनको सर एल्गोरिदम के बेस पे हम उनको सर कैटेगराइज किया जाता है और उसी आधार पर उनके सर वेतन बढ़ते हैं, तो सर एक ये दूसरी कमी हो सकती है। अभी भारत चीन के साथ जो आबादी के मामले में क्या हुआ कुछ? सर 2024 में भारत सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा और चाइना की ग्रोथ रेट सर लगातार घट रही है उनकी पॉपुलेशन की। तो जो आबादी है इसकी क्वालिटी को कैसे नापा जाता है? मतलब क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिससे बताया जाता है कि भाई इनका जो ओवरऑल हेल्थ है वो अच्छी है? सर इसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। उसके मुख्य आइटम क्या है उसमें? उसमें सर एक तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है सर, दूसरा सर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग मतलब एजुकेशन है, और तीसरा सर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके। और महिला और शिशु के दर कुछ मालूम है आपको, क्या क्या दर है? सर भारत के? हाँ सर हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट तो सर 35 है। 35 क्या? कि सर 35 डेथ पर
पर सर लाख सर जीवित बच्चे। अच्छा, जी सर। ये डेथ पहले 5 साल में 10 साल में नहीं कितने? सर इन्फेंट से लेके 5 साल से पहले तक। उसको अंडर 5 मोर्टेलिटी कहते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी किसको कहते हैं? सॉरी सर। अच्छा, और क्या होता है? मातृ दर कौन सा होता है? सर प्रेगनेंसी के टाइम पे 1 लाख महिलाओं पे जितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है हम्म, उसको मैटरनल और मोर्टेलिटी रेट। फर्टिलिटी को किससे नापते हैं? किसको सर? फर्टिलिटी को फर्टिलिटी सर एक जो महिला है वो अपने सर गेस्टेशन पीरियड मतलब जो उसका पीरियड है उसमें कितने बच्चों को तो जन्म ये देती कितना है? हो गया हिंदुस्तान का? सर 2.0। तो इसका मतलब आगे चल के बच्चे थोड़े कम हो जाएंगे, है यस ना? सर। तो जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं यस सर। वहाँ बच्चे पहुँचेंगे नहीं, कम होंगे, तो इनका क्या करना चाहिए? सर भारत लगातार अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की नीति पर चल रहा है तो सर 2.1 कम तो नहीं है मतलब। नहीं, 2 हो गया, जैसे केरल में है, केरल Yes, के sir. 1.2 हो गया है। यस सर। तो प्राइमरी स्कूल में एडमिशन्स कम हो गए, ये फैक्ट है, यस ठीक है ना? जैसे पहले 5 कमरों का था तो अब 2 ही कमरों की ज़रूरत है। यस सर। तो आपके विचार से बाकी के कमरों का क्या किया जाना चाहिए? कुछ आपके माइंड में आती है कोई बात? सर हम उन कमरों को बच्चों के सर और इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे ठीक है। कंप्यूटर लैब बना सकते हैं। ठीक है, और कुछ? बच्चे कम हो रहे हैं तो कौन बढ़ रहा है? सर ओल्ड एज के लोग बढ़ रहे हैं तो सर उनके लिए केयर सेंटर बना सकते हैं, हेल्थ सेंटर बना सकते हैं या उनका मीटअप कराने के लिए कुछ ऐसे पार्क बना सकते हैं। हाँ, डे केयर सेंटर बन सकते हैं। एनीवे, थैंक यू। दिव्या, आप पुलिस सर्विस में हैं, कौन सा कैडर मिला है आपको? मैम अभी कार्डर अलॉट नहीं हुआ। अलॉट नहीं हुआ? जी। अच्छा, ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे थे उसी से संबंधित डेमोग्राफिक डिविडेंड से आप क्या समझती हैं? मैम डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है कि एक कंट्री जिसके पास वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो इस आधार पे वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाए, उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो आपको क्या लगता है अपना इस वक्त भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति क्या है? मैम भारत की 50% से जो ज़्यादा जनसंख्या है वो 15 से 64 वर्ष के बीच की आयु की है। इसका मतलब हमारे पास एक यंग एज पॉपुलेशन है। लेकिन मैम डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में चेंज ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि उनको स्किल दी जाए, उनकी एजुकेशन अच्छी हो, उनकी हेल्थ पे काम किया जाए। अच्छा, बहुत अच्छे। तो यही मेरा अगला सवाल था जिसका आपने जवाब ही दे दिया। ठीक है, अब आप बताइए कि जन विश्वास बिल के बारे में आपने सुना है? मैम रिसेंटली का कोई? हाँ, बहुत रीसेंट, क्योंकि आप पुलिस में आई हैं तो उससे थोड़ा संबंध है इसका। सॉरी अनुमान? मैम मैं शायद नहीं पढ़ पाई हूँ, मुझसे नहीं, छूट ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपने अब हमने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की गई। यस मैम। और एक प्रपोजल और है सरकार का और वो नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी को लेकर यस मैम। दिया गया। किसने दिया? मैम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। वेल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो और पुरानी चीज़ है, ये बिल्कुल हाल मैम में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। धर्मेंद्र प्रधान ने दिया। वो जी। क्या हैं? एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे। Okay, ठीक है, एनीवे, तो आपको नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के फ़ायदे बताइए यस मैम। और ये बताइए कि उससे नुकसान क्या हो सकता है। मैम नेशनल जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है उसका एक फ़ायदा ये है कि मैम इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें उतनी ज़रूरत नहीं होगी डेवलप करने की। हम डायरेक्ट ऑनलाइन गैजेट्स के माध्यम से बच्चों को इनरोल कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और दूसरा मैम ये होगा कि हम हाइब्रिड एजुकेशन शुरू कर सकते हैं इसके माध्यम से। लेकिन मैम इसका नुकसान ये होगा कि हमारे भारत में डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है। तो मैम रूरल बैकग्राउंड, अर्बन बैकग्राउंड और महिलाओं और पुरुषों के बीच का जो डिजिटल डिवाइड है वो पहले हमें कम करना होगा ताकि सब तक। तो वो तो शॉर्ट कमिंग है ये गोल को अचीव करने के लिए Yes, कि ma'am. हम रिमोट से रिमोट जगह तक पहुंच पाएँ उसमें, और हर भारत की पूरी जनसंख्या तक इसका फैलाव हो सके, Yes, ma'am. उसके शॉर्ट कमिंग है। Yes, ma'am. लेकिन इससे क्या ऐसा हो सकता है? जी मैम इससे ये हो सकता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थोड़ा सा मैम बच्चों का कम हो सकता है, क्योंकि जब बच्चे एक क्लास में बैठते हैं तो वहाँ जो सोशलाइजेशन होता है मैम वो शायद हम अगर डिजिटल यूनिवर्सिटी पे पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। लीडरशिप से आप क्या समझती हैं? मैम परिभाषा कोई अटेम्प्ट करिए। लीडरशिप क्या होती है मैम, आप ये पूछ रहे हैं? हाँ, मैम लीडरशिप बेसिकली एक ऐसी क्वालिटी होती है जिसमें कोई लीडर मैम
भूतकाल का विश्लेषण करके भविष्य की समस्याओं को समझते हुए वर्तमान को एक नई दिशा दे सके। मतलब वो मैम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने फॉलोअर्स को अपने साथ ला सके, उसको लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी क्या सिर्फ पॉलिटिकल लीडर या ट्रेड यूनियन को चाहिए या नहीं मैम, लीडरशिप क्वालिटी हर सेक्टर में होनी चाहिए, एजुकेशन में, हेल्थ में, पॉलिटिकली, एक परिवार से लेके मैम इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी में भी? यस मैम, ब्यूरोक्रेसी में भी लीडरशिप की ज़रूरत है, क्योंकि मैम पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लोगों को अपने साथ लाने के लिए लीडरशिप क्वालिटी की ज़रूरत होती है। बहुत अच्छे। तो लीडर और मैनेजर के बीच में अंतर क्या हो सकता है? मैम दोनों के ये गुण तो समान होते हैं कि उनको एक मैनेजमेंट संभालना होता है, लोगों के बीच में काम डिवाइड करना होता है। आप पोस्ट होइएगा एसडीएम, लीडर होइएगा या मैनेजर होइएगा या दोनों का समावेश होगा? मैम दोनों का समावेश होगा, क्योंकि मैम मुझे एज ए लीडर लोगों को लीड करना होगा और एज ए मैनेजर वेरियस डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन करना होगा। उससे अटेम्प्ट कर सकती हैं आप आगे। पर हम आगे एक सिर्फ सवाल और मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप सॉफ्ट पावर से क्या समझती हैं? मैम सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि अपने एजुकेशन, अपने आर्ट, अपने म्यूज़िक, अपने स्पोर्ट्स, इन सब से मैम अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना, अपनी बातों को मनवाना, अपने कंसर्न्स को दिखाना, ये सब बहुत सॉफ्ट अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू मैम। क्वालिटी टाइम मदर के साथ स्पेंड करती हैं, जी, तो काफ़ी जी। अटैचमेंट है मदर के साथ, जी जाहिर जी सी बात है जी ना? जी सर। तो ये बताइए, क्या किसी फादर में भी मदरली क्वालिटीज हो सकती हैं या खाली मदर में ही हो सकती हैं? नहीं नहीं सर, फादर में भी मदर की क्वालिटी हो सकती क्या है। होती हैं वो क्वालिटीज? जैसे सर किसी बच्चे को अपने फैमिली के जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं वो सिखाना, क्योंकि सर बच्चे बेसिकली फादर को ऐसे हार्ड पावर की तरह सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी सॉफ्ट उसका पावर सुना आपने, कोई उसका Good. तो ये सब को नहीं, एक मदर और फादर में नॉर्मल कोर्स में क्या डिफरेंस होता है? चलिए, क्यों बच्चे ज़्यादातर मदर से ज़्यादा अटैच होते हैं? सर वो एक कारण इसका ये हो सकता है कि जनरली जो माताएं होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, तो ये एक रीज़न हो सकता है। हरियाणा में तो ऐसा नहीं लगता, सब हार्ड है। खैर, ये भाषा हम सीखते हैं सबसे पहले, तो हम इसे मदर टंग क्यों कहते हैं, फादर टंग क्यों नहीं कहते? सर क्योंकि किसी भी बच्चे का रिलेशन सबसे पहले अपनी माँ से शुरू होता है, तो आवाज़ तो पिताजी की भी सुनता है बच्चा। लेकिन सर उसके पालने पोसने में, उसके सर पूरी पर्सनैलिटी में माँ का बहुत योगदान होता है। तो सर सॉरी, मैं अभी अच्छे से हैंडल करूँगी इसको। सर डोंट वरी। अच्छा ये बताइए, आप आईपीएस पास कर गई, यस सर। तो एसपी तो आप बनेंगी, वो तो ऑलरेडी सर्टन हो गया। अगर आप इस अटेम्प्ट में आपका हो गया तो आप आईएएस बन जाएंगी, वही आपने ऑप्शन दिए, तो आप कलेक्टर बन जाएंगी, डीसी बन जाएंगी। जी सर। तो मान लीजिए आप ज़िले में हैं, या तो आप एसपी हैं या आप कलेक्टर हैं, दो में से एक तो होगा ही, जी जी वो तो क्लियर हो गया। अब मान लीजिए आप कलेक्टर हैं यस सर। और एसपी जो भी साहब हैं वो आपकी बात बिल्कुल सुनने को राज़ी नहीं है, क्या करेंगे? सर मैं पहले कोशिश करूँगी कि उनकी क्या समस्याएं हैं, क्यों सर वो मेरा पर्सपेक्ट नहीं समझ रहे हैं या क्यों समझना नहीं चाह रहे हैं। और अगर सर ऐसा नहीं होता है कि वो फिर भी मेरी बात नहीं मान रहे और मुझे एक्शन लेना ज़रूरी है, तो सर मैं उनके खिलाफ एक्शन लूँगी, जो भी मेरे जुरिस्डिक्शन में होगा। तो है ही नहीं जुरिस्डिक्शन, तो आपको मैनेजर का काम करना पड़ेगा। क्योंकि वैसे भी दो डिस्ट्रिक्ट के जो सबसे सीनियर ऑफिसर्स हैं, उसके बीच में अगर कोई डिफरेंस हुआ तो इमीडिएटली प्रशासन पे कुछ दुष्प्रभाव पड़ेगा। और अगर जो सबसे कलेक्टर को वैसे माना जाता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट में सबसे सीनियर ऑफिसर है, तो उसकी ज़्यादा ड्यूटी है यस सर। कि वो रीच आउट करे और चीज़ों को मैनेज करे। यस सर। ठीक है ना? हरियाणा में पंजाब के मुकाबले ड्रग प्रॉब्लम इतनी नहीं है, वो क्यों? सर इसका एक कारण ये है कि सर जो पंजाब है उसकी सर इंटरनेशनल बाउंड्री है, वो सर गोल्डन क्रीसेंट के बिल्कुल नज़दीक है, इस वजह से सर वहाँ पे ट्रैफिकिंग और सर इंपोर्ट ज़्यादा इजी हो सकता है। लेकिन सर अभी हाल में हरियाणा में भी ये समस्याएं देखी जा रही शुरू हो हैं रही है। सर। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं सर। हम्म। तो सर ये इंटरनेशनल बाउंड्री इसका एक रीज़न है।
और दूसरा सर पंजाब सर रिच स्टेट है, तो सर इस वजह से भी। हरियाणा भी रिच तो है, हाँ, हरियाणा लेकिन सर कहाँ वो गरीब है? इंटरनेशनल बाउंड्री की वजह से पंजाब ज़्यादा इजीली इंपोर्ट कर पाता है थोड़ा ट्रैफिकिंग। और सोच लीजिए, स्पोर्ट्स का कल्चर है, लोकल पावरफुल आपका जो अपना जॉइंट फैमिली कल्चर है, वो थोड़ा हरियाणा में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो चेक रखता है। ठीक है ना, इंटरनेशनल बाउंड्री से फर्क नहीं पड़ता, ड्रग तो दिल्ली में मिलते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। तो दिव्या, आपका फॉर्मल इंटरव्यू ख़त्म हुआ, अब आप बताइए आपने अपने आप को कैसे असेस किया है? सर ठीक था, लेकिन वो सर मदर वाला मुझे अच्छे से तैयार कर। क्योंकि आपने अपने ड्राफ्ट में Yes, लिखा sir. हुआ है, Yes, तो sir. Yes, आपको sir. उसके बारे में सोच के तैयारी करके रखना Yes, चाहिए। sir. तो आपके पिछले इंटरव्यू में कितने नंबर आए थे? सर 180। 180 आए थे, तो बड़े अच्छे नंबर थे, और अब भी इससे ज़्यादा ही आएंगे। और इसमें हिंदी लिटरेचर में नंबर कम रह गए थे? नहीं सर, ऑप्शनल तो मेरा, लेकिन सर मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, तो मैं जीएस इतना पढ़ नहीं पाई एक साल में, तो जीएस थोड़ा सा। इस बार तैयारी है? सर इस बार मेंस तो अच्छा हुआ है पिछली बार से। जीएस भी अच्छा हुआ है? यस सर, जीएस तो भी इंटरव्यू तो आपका फिर दोबारा अच्छा होगा। तो जैसे आपने पिछली बार किया था, मुझे लगता है इस बार उससे ज़्यादा ही नंबर आएंगे, क्योंकि एक बार आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, आपको कॉन्फिडेंस भी है कि आप ऑलरेडी सर्विस में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हो या ना हो। तो मुझे लगता है आप पहले से ज़्यादा बेहतर करेंगे, अपने पॉइज है, सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा है। थोड़ा ब्रशअप कर लीजिए अपना जीएस और सब्जेक्ट के बारे में। मैम मेरे कॉन्फिडेंस कम तो नहीं लग नहीं, रहा। नहीं, कॉन्फिडेंस भरपूर कम है। नहीं है, पर मैं एक चीज़ आपको कहूँगी कि आपने प्रवोक नहीं होना, ठीक है? क्योंकि बाकी सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा होता है, तो कभी कभी जो पैनल के मेंबर्स हैं वो आपको और ज़्यादा किसी चीज़ को लेके कुरेदने की कोशिश करते जी हैं, जी। और कहीं ना कहीं हमारी पेशेंस जवाब दे जाते हैं, या हम ऐसी कोई बहुत सख्त सी चीज़ कह जाते हैं जो कि बाद में हमें लगता है कि हाँ, या लोगों को लगता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है? तो एकदम खिलाफ एक्शन, जैसे आपने सवाल पूछा सर ने, तो आप एकदम से एक्शन पर मत आ जाइए, सख्त एक्शन पर, ठीक है? कि उन्होंने बहुत सही आपको बताया कि मैनेजर का रोल आ जाता है, और चीज़ें बातचीत से सुलझाना जो है वो सबसे बेहतरीन तरीका है। लीडरशिप और मैनेजर के बारे में आप ज़रूर पढ़िए कि उनमें अंतर क्या है, क्योंकि आप दोनों हैं, लेकिन दोनों में भी कहाँ आपको लीडरशिप रोल इख्तियार करना है, कहाँ आपको मैनेजर का रोल इख्तियार करना है। ओके मैम। और मदर का जहाँ तक था, मुझे लगा नर्चरिंग की जो क्वालिटी है मदर की, हाँ, कि वो नर्चर करती हैं। जहाँ फादर्स भी नर्चर करते हैं, वहाँ बच्चे का रुझान फादर की तरफ चले जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये नर्चरिंग, कोई भी आप घर में पेट भी रखते हैं, जो नर्चर करता है, उसको खाना डालता है, ठीक है, वो उनकी तरफ। तो ये चीज़ आप थोड़ा एक, मुझे लगा मैं आपको एक टिप अपनी तरफ से बता दूं कि जो मैं, हर चीज़ अपना ओपिनियन है, और ओपिनियन में कोई भी चीज़ सही गलत नहीं होती, कोई मतलब हर चीज़ रिलेटिव है, हाँ, एंड सो देयर इज़ नो करेक्ट आंसर। आप अपना जो भी ओपिनियन रखती हैं वो रखती हैं, और उसको थोड़े कन्विक्शन के साथ आप बोल भी रही हैं, तो आपको कन्विक्शन की कोई कमी नहीं है। हाँ, जहाँ नहीं आता साफ, आपने जहाँ कहना था आपने कहा नहीं मुझे इसके बारे में नहीं पता। आपको और कोई सवाल हो आप पूछ लीजिए, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है आप में, ठीक है? प्रवोक नहीं होना, इम्पेशेंस नहीं लूज करनी है, चाहे 4 बार वो चीज़, दिमाग ठंडा रखना है, ठीक है? दिमाग ठंडा रखो, क्योंकि वहाँ कई बार जाकर हम लोग ना, स्पेशली लेडीज, वी गिव वे। हाँ, आपको Thank you, एक दो चीज़ें देखनी ज़रूरी हैं। पंजाब में जो वो है, उसमें NRI फंड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो फंड्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है और पैसे हर घर में हैं जी जी। NRIs की वजह से, एक वो भी बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, जैसे गाय वाले में आपने कहा, तो सरकार गौशाला नहीं चलाए तो भी आपके महेंद्रगढ़ में हुआ भी है, लोगों ने ही गौशाला बना करके लोग अपने खुद ही उनको गाय को खिला देते ताकि न्यूसेंस ना रहे, ठीक है? पब्लिक मूवमेंट हो सकती है इसमें। तीसरा, आपने स्वामी विवेकानंद का नाम लिया है, तो ये किनके शिष्य थे, इनके बारे में इनका क्या भूमिका, नेशनल यूथ डे, वो सारी चीज़ें थोड़ा सोच लीजिएगा। सेवा की बात की है, तो NGO क्या करती है, NGO कैसे रजिस्टर होती है, FCRA क्या है, जी सर, NGO के प्लस क्या हैं, माइनस क्या हैं, इसके बारे में देख लीजिएगा। और एक आपने जो उसमें
रूपी रूबल ट्रेड की बात हो रही थी, तो उसमें स्विफ्ट एक आता है। यस यस तो स्विफ्ट का कोई लीगल टेंडर नहीं है, पर स्विफ्ट में रशिया को बाहर कर दिया है। यस सर। तो उसके बारे में देख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशंस की क्या भूमिका रही उसके बारे में देख लीजिएगा। अभी बजट आने वाला है, उसकी देख लीजिएगा। तो आप कर सकते हो, बहुत अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके यू आर ऑलमोस्ट देयर। कहीं जैसे आपने फिस्कल डेफिसिट वर्ड यूज कर लिया ना, तो फिर वो आपको उसी के ऊपर और आगे ले जा सकते हैं। एक कब जो है इंटरव्यू आपका? सर मेरा 10th Feb को है। हाँ, तो अभी तब तक तो बजट एक्टिव होगा। यस यस सर। तो वो पढ़ लीजिए। एक जो उन्होंने वो पुलिस और डीएम का बोला है, तो उसमें आपको कि ये पुलिस ऑलरेडी हो चुकी है, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना है। यस सर। तो आप ये कह सकते हैं कि अपने सीनियर से बात करूंगी यस सर। और पुलिस के सीनियर से भी बात करूंगी, ताकि sir. वो इसको अच्छे से प्यार मतलब किसी वो मतलब गुडविल के साथ इसको सॉल्व किया जाए। हाँ, झगड़े से हल नहीं होता कुछ भी। जी तो ये बात आप आगे रख सकती हैं। और मदर के नाम पे कह सकती हैं, मदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है बच्चे के साथ, ये भी एक रीज़न है। जी जी फादर तो अर्निंग मेंबर मोस्टली घरों में, नॉट 100%, तो ये मदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, तो इसलिए थोड़ा झुकाव बच्चों का उधर ज़्यादा होता है। जी जी पर ये यूनिवर्सल नहीं है। यस ओके ओके पुलिसिंग पे क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछे जा सकते हैं कि आप जी। एसपी लग के चले जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या हाँ, क्या सर। है प्रायोरिटीज़ होंगी वगैरह Yes, वगैरह, वो yes, सब sir. चीज़ ज़रूर। वो मैंने इनको जन विश्वास पूछा ना, वो हाँ, पुलिस से मैंने- डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस। आप Okay. जन विश्वास करके पढ़ लेना, एक बार Okay. पूरा पढ़ लेना, ठीक ओके है। मैम। और बाकी जब आप उत्तर देते हो तो जिसको उत्तर दे रहे हो उसके अलावा भी सब पे थोड़ा सा देख हाँ, लिया sir, करो। ये I हाथ think भी that- बांधने की जरूरत नहीं है। ओके यू हैव नथिंग टू लूज नाउ। यस सर। आपकी तनख्वाह सब कुछ फिक्स हो गई है। तो ठीक है, थोड़ा जोश डालो, थोड़ा जी जैसे अब आप मुस्कुरा रहे हो ऐसा रिस्पॉन्स डालो। ओके ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। कार्डर Thank कौन सा you. मांगा है आपने? सर हरियाणा ही है। हरियाणा मांगा है। यस सर। ओके सर थैंक यू। तो आपका रैंक क्या है उसमें? सर 438 है ओवरऑल रैंक तो। नहीं, आईपीएस में आईपीएस में सर पता नहीं है पता नहीं मुझे। कितने जी आपके ऊपर जी हैं। सर। ओके सर चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।